हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोशिका संरचना। मतलब सेल का स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। इन सब के कार्य बताने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना, मतलब ध्यान से सुनना, सब कुछ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका संरचना। कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो मतलब कोशिका अनगिनत कोशिकाएं जो है वो मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। मतलब जो जिस चीज़ से हमारा शरीर बनता है उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर की मिल जाती हैं तो वो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। और जब वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, मतलब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, तो वो एक हमारे शरीर में एक पार्ट्स का निर्माण करते हैं, मतलब अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि पेनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया एंड स्टमक हो गया। इस तरह से एक अंगों का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो हमारे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इस तरह से सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे हमारे सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, मतलब एक इंसान का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे इंसान मिल जाते हैं तो एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। इस तरह से कोशिका हमारे शरीर की संरचना को बढ़ाती है। तो कोशिकाएं जो है अनगिनत कोशिकाएं मिलकर शरीर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। हर एक कोशिका एक पतले आवरण से चढ़ी होती है। जिस तरह से जो ये मतलब पतले आवरण से जैसे चढ़ी होती है, जैसे हमारे शरीर में बाहर की साइड स्किन होती है, शरीर के ऊपर स्किन चढ़ी होती है, इसी तरह से हर एक कोशिका के ऊपर उसकी एक अपनी स्किन चढ़ी होती है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी के कारण हर एक कोशिका का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। अब देखिए, सेल की स्टडी जो होती है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसको ध्यान से याद रखना है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो जो साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक हैं किसके फादर? साइटोलॉजी के फादर। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बुक लिखी थी जिनका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। उन्होंने इसमें सेल के बारे में बताया था। अब देखिए, जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने इसमें सेल के बारे में बताया, लेकिन पूरा खुलकर नहीं बताया। सेल के बारे में समझाया कि ये सेल होती है, इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद 1838 में स्लाइडेन और श्वान ने इसकी पूरी तरह से जांच की, इसकी खोज की। और उन्होंने बताया कि जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर एक या उससे अधिक सेल से बने होते हैं। मतलब बहुत, एक से अधिक, मतलब कितने भी सेल हो सकते हैं, अनगिनत, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। इतने सेल से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। और जो सेल की जो उत्पत्ति होती है, मतलब जो सेल बनती है, वो पहले से प्रेजेंट किसी सेल से होती है। जो हमारे शरीर में पहले से कोई सेल मौजूद होता है उसी से सेल की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से कोशिका की संरचना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है पॉपुलेशन का निर्माण करती है। इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है।
अब देखिए सेल जो है मतलब हर तरीके की सेल में 3 चीज़ कॉमन होती हैं, ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। अब क्या क्या? फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, मतलब हर कोशिका की एक मेम्ब्रेन होती है जिनसे उनका अलग अलग अस्तित्व रहता है और वो एक दूसरे से सटीक जुड़े रहती हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड है हमारा डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब फर्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे कि यह कोशिका की एक बाहरी झिल्ली होती है। कोशिका की क्या होती है? एक बाहरी, जैसे हमारी बाहरी स्किन होती है, इस तरह से कोशिका की एक बाहरी झिल्ली होती है जो किससे बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। इसका जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य है, वो कोशिका के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्वहन मतलब निर्धारण करना है, मतलब उनका आइडेंटिफाई करना है। इसी झिल्ली के कारण इनका अलग अलग अस्तित्व होता है, ये अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं। तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल के अंदर, मतलब सेल में जो केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है और कोशिका के बीच स्थित होता है। ये एक प्रकार का द्रव होता है, मतलब जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, उस फ्लूइड में तैरते रहते हैं। थर्ड है हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है? ये केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। डीएनए जो मतलब गुणसूत्र होते हैं उनमें उपस्थित होता है, वो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जो केंद्रक है, मतलब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वो हमारी कोशिका का जो है मस्तिष्क होता है, वो कोशिका को कंट्रोल करता है। इसी कोशिका का मतलब सेल कंट्रोलर भी कहते हैं। जिस तरह से मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो मनुष्य की बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस जो है कोशिका को कंट्रोल करता है। इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, मतलब इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स की होती हैं? अब देखिए सेल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? देखिए यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट्स। न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट्स मतलब जैसे कि कॉन्ड्रिया, इस तरह से। और इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी जो क्रोमेटिन होती है, और इसके अलावा केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। और सेकंड देखिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसमें क्या, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं? क्रोमेटिन बनाती हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाती है। अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमेटिन नहीं बन पाएगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसमें केवल डीएनए के सूत्र ही, मतलब गुणसूत्र जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वही होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के रूप में पड़ा होता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। जैसे कि इसमें साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह घेरे रहते हैं, इसमें अन्य कोई भी आवरण इसे घेरे नहीं रहता। ऐसी कोशिकाएं जीवाणु व नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। जीवाणु व नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। केवल यूकैरियोटिक सेल में ही कोष्ठीकरण पाया जाता है। किसमें कोष्ठीकरण पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्गेनेल्स। अब हम ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं तो माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर उठता होगा कि ऑर्गेनेल्स क्या है। ऑर्गेनेल्स को जानते हैं। ऑर्गेनेल्स का अर्थ होता है लिटिल ऑर्गन, मतलब सबसे छोटा ऑर्गन। लिटिल ऑर्गन जो
सेल को जो है वो एनर्जी और सुरक्षा, एनर्जी और सेफ्टी जो है वो उन्हें देता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से मतलब ये सब इन्हें एनर्जी और सेफ्टी देते हैं। किसको? सेल को। सेल को किस तरह से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इस तरह से ये जो है सेल को ऊर्जा देता है, ऊर्जा देने का काम करता है, इसे ऊर्जा का घर भी बोलते हैं। देखिए सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। और ये सारे, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनकी क्या करते हैं, ये इन्हें सेफ्टी और एनर्जी देने का काम करते हैं। अब ये सब जो हैं, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म, जिसे द्रव बोलते हैं, एक द्रव भरा रहता है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, उसमें ये सब तैरते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनेल्स क्या है और उनके क्या काम होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब क्या होते हैं आपको चलिए बताते हैं। न्यूक्लियस सेल के बीच का भाग होता है, मतलब सेल के स्ट्रक्चर में जो बीच में होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बीच का भाग बीच में स्थित होता है। न्यूक्लियस की खोज जो की थी वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1821 में। न्यूक्लियस एक प्रकार से सेल का कंट्रोलर होता है। अब देखिए जिस तरह से हमारी बॉडी का कंट्रोलर हमारा माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, मनुष्य के शरीर का कंट्रोलर जो होता है वो हमारा माइंड होता है। इसी तरह से ये जो है ये कोशिका का मतलब सेल का माइंड है, जिसको ये कंट्रोल करता है। इसके द्वारा कोशिका कंट्रोल होती है। ये भी साइटोप्लाज्म में क्या है? तैरता रहता है। ये इसके बीच में उपस्थित होता है, तो ये भी उस द्रव में ही, उस साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, बीच में टिका रहता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसमें जो है ये भी एक प्रकार का द्रव होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर ये जो जाले जो दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरह से ये जो होते हैं धागे नुमा जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे जिन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन और डीएनए से बना होता है ये गुणसूत्र बने होते हैं। किससे? क्रोमेटिन और डीएनए से। जब सेल का विभाजन होता है, मतलब सेल बंटती है जो, तो उसमें से जो क्रोमेटिन होते हैं वो छोटे छोटे गुणसूत्र मतलब सिकुड़ का गुणसूत्र बन जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। छोटे छोटे गुणसूत्र के रूप में बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। यह न्यूक्लियस के बीच का भाग होता है। न्यूक्लियस के बीच का क्या होता है? भाग होता है, जिसमें राइबोसोम्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? राइबोसोम्स का निर्माण होता है, और जो प्रोटीन को बनाता है। इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? उसके पास जो टास्क होता है उसका अपना, वो होता है केवल और केवल प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम्स की खोज जो है वो 1950 के दशक में, किसमें? 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने की थी। रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की थी 1950 के दशक में। न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे होल होते हैं, जिन्हें पोर भी बोलते हैं। न्यूक्लियस पोर भी बोलते हैं। राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही क्या करते ही? न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही क्या शुरू कर देते हैं? प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। इनका एक स्पेशल टास्क होता है
तो वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से घूमता है, मतलब वो फ्रीली मूव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ता है मतलब उनसे अटैच होता चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं। क्या होते हैं? अटैच होते हैं, मतलब इसमें जुड़ते जाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है, मतलब इसमें राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER भी बोलते हैं। तो ER का मेम्ब्रेन राइबोसोम्स द्वारा बने प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। जो इसका मेम्ब्रेन जो होता है, मतलब मेम्ब्रेन जिस तरह से सेल का मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो राइबोसोम्स द्वारा बने प्रोटीन को, जो प्रोटीन बनती है उसके द्वारा, उसे एक जगह से एक दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें प्रोटीन तथा अदर मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में निकलता है। अब इन वेसिकल्स को जो है गोल्गी अपरेटस प्रोटीन के साथ रिसीव करता है, प्रोटीन के साथ उसे रिसीव करता है। और गोल्गी बॉडी प्रोटीन को, जैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है, ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाते हैं, जिसे कोशिका जो है वो फिर इस्तेमाल, मतलब उसे यूज़ करते हैं तथा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से कोशिका के अंदर जो भी अदर स्पेशल पार्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी हमने समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा बना है, किस तरह से कितना मतलब अच्छे से पढ़ाया भी है। प्लीज़ कमेंट करके बताना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।